नहीं, देखिए सबसे पहली बात ये कि आंकड़ों को देखते हुए मैं स्वयं कह रही हूँ ये चीज़ कि ये कोई खुश होने की बात नहीं है हमारे लिए। आत्ममंथन की बात मैंने पहले भी की, लेकिन जो बात बार बार, क्योंकि अभी एंकर महोदय भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कास्ट सेंसस को लेकर सियासत की गई, तो मैं बार बार कह रही हूँ इसको सियासत का नाम मत दीजिए। ये एक बड़ा मुद्दा है और एक लड़ाई है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जिस दिन कमंडल से मंडल बाहर आएगा उस दिन भाजपा का चोपड़ा साफ हो जाएगा। और आदरणीय दुष्यंत जी अभी गाली वाली बात कर रहे थे, तो मैं उनको ये जवाब दे दूं कि मोदी जी कभी सुपर्णका से तुलना करते हैं महिला सांसद की, कभी ताड़का से, कभी कांग्रेस की विधवा कह के मातृशक्ति को अपमानित करते हैं, कभी एक बेआता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, मूर्खों का सरदार कह के प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराते हैं। तो गाली वाली बात आप मत ही कीजिए भाई साहब, तो अच्छा है। और ये कह देना कि ठीक है, मैं मान रही हूँ कि हमारी ये कमी हो सकती है कि हम जनता को शायद समझा नहीं पाए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक आदिवासी को, एक महिला को जला देना सही हो जाएगा। ये नहीं कह सकते कि जो कह रहे थे कि 2022 तक हर गरीब को पक्के मकान मिलेंगे, वो मिल गए, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी मिल गई। साधना भारती जी, तैयारी पे लग जाइए 2024 के लिए, अच्छी बात है, लेकिन आज तो कम से कम नतीजों पे बात कर लेते। आज तो नतीजों पे बात कर लेते। अशोक, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, अशोक गहलोत 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या ये मानूं कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली और शायद जिम्मेदारी लेने की बात होगी? तो एक बार आप भी उस पर रिएक्शन दे दीजिए। अब वो तो प्रेस वार्ता करने का मतलब ही होता है कि वो खुद बताएंगे स्वयं। मुझसे क्या, मैं राष्ट्रीय, आप तो टैली के ऊपर बता दीजिए ना मैडम, आप टैली के ऊपर बता दीजिए, जो नंबर्स दिख रहे हैं उस पर समीक्षा कर दीजिए। आप देखिएगा कांग्रेस शैली के ऊपर तो बता दिया भाई साहब, मैं बता तो चुकी आपको। तेलंगाना में स्पष्ट है, ये तो भाजपा वाले तक तीन राज्यों से क्यों गायब हो गए वो नहीं बता पाए। दुष्यंत जी कुछ बोल रहे हैं। जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, भाषा देखते हैं, किसका शासन है ये देखते हैं, उसके बाद में ये आगे बढ़ते हैं। ये कन्फ्रंट नहीं करने की जो स्ट्रैटेजी है, क्या ये आज से मुखर करना जरूरी हो गया है कि इस हार को कैसे डाइजेस्ट करें? मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्क्रीन पे आके कन्फ्रंट नहीं करना कि हाँ जो नतीजे हैं उसमें हमारी गलतियां रही, हम संगठित नहीं रहे, इस बात को तवज्जो ना देना और ये कहना कि भाई उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने बांट दिया, उनकी रणनीति तो तुमको जिता रही है। और वन वर्ड की ओवर कॉन्फिडेंस थे लोग। ये देखिए, ऐसा है कि जो रिज़ल्ट अब हमारे सामने है, ट्रेंड हमारे सामने है, जो कि रिज़ल्ट में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के लिए तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सबसे जिस चीज़ की प्राथमिकता होनी चाहिए वो ये है कि उन्हें एक आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारी स्ट्रेटजी कहाँ ख़राब रही। ये हम सबको मालूम है कि कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में 4 महीने पहले की बात करें तो हम लोग जो अपनी एडिटोरियल मीटिंग में बात करते थे वो यही होती थी कि वहाँ तो कांग्रेस को आना ही आना है और बीजेपी वहाँ बिल्कुल साफ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में हम लोग यही बात कहते थे कि वहाँ भी कांग्रेस ने रिपीट करना है। लेकिन 4 महीने में आखिर ऐसा क्या हुआ? अगर हम देखें कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इलेक्शन कांग्रेस तो लड़ती हुई भी मध्य प्रदेश में नज़र नहीं आती थी। आप बताइए कि शिवराज सिंह चौहान ने 165 रैलियां करी, कमलनाथ ने कितनी जो रैलियां हैं की हैं, और ऐसा कौन सा जो मुद्दा था मध्य प्रदेश में जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने उठाया और उसको पूरा प्रदेश में वो लोग लेकर गए। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी अगर हम देखें, जहाँ की सरकार उनकी थी और कांग्रेस के पास जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या था कि कांग्रेस की हालत वहाँ इतनी ज़्यादा ख़राब है? तो मेरे ख्याल से तो अभी वो टाइम है कि कांग्रेस को वो अपना मंथन करे और लोकसभा का इलेक्शन कैसे इनको फाइट करना है उसकी तैयारी अभी से शुरू करें। अच्छा, और मोदी को और इसको एलिज करने के लिए मोदी ने ये कहा, मोदी जी ने वो कहा, बीजेपी ने ये गलत किया, ये समय निकल गया आपका, जनता ने उसको मोहर लगा दी है। तो अब आप ये आत्ममंथन कीजिए और मेरे ख्याल से स्पोक्स पर्सन को ये पढ़ाया जाना चाहिए, बीजेपी के और कांग्रेस दोनों को, कि अब आप क्या बोलेंगे आगे। खास बात ये है कि आगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारा कोर्स करेक्शन। तो उसे सही मानने लगे, चुनाव का नतीजा कुछ भी हो। अरे भाई, तो आप चुनाव के नतीजे को भी उससे ऊपर हो गए क्या? आप मानते हैं महिला? अरे वो तो आपको बार बार कह रहे हैं, एनके सिंह भी तो यही समझा रहे हैं कि आप नतीजों के ऊपर आके समीक्षा कीजिए ना। तब तक कहेंगे, अरे डंके की चोट पर कहेंगे भैया। अब भी कह रहे हैं कि ओबीसी के अधिकार खाकर बैठे हैं मोदी जी, नाम के लिए ओबीसी कहते हैं। साधना भारती थोड़ा सा अपनी वॉइस को, टोन को थोड़ा डाउन कीजिए। आपसे सब सवाल ही कर रहे हैं यहाँ पर, इतना ज्यादा तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। और अगर तिल मिलाना है तो दफ्तर में जब मीटिंग होगी ना तब तिल मिलाइएगा, अपनी बात वहां रखिएगा। सुनिए मेरी बात, महिलाओं की बात पर आप बात कर रही हैं,
कितनी महिलाओं के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी सड़क पर उतरकर बैठे हैं, कितने महिलाओं को मुद्दे को लेकर देश में आप सड़क पर बैठे हैं। ये निकल गया समय, निकल गया। लेके मशाल निकलते सड़कों पर। कितनी महिलाओं को टिकट दिया, कितनी महिलाओं को टिकट दिया। खबर दिखाई, सब कुछ फॉलो मत किया कीजिए, बच्ची का रेप किया है ओम प्रकाश, सब कुछ फॉलो मत किया। वहाँ से बैठ के पार्टी के फैसलों के ऊपर आप कमेंट तो कर नहीं पा रही हैं, लेकिन आप न्यूज नेशन ने क्या किया नहीं किया उसके ऊपर तो बहरहाल ऐसा है। मैं आज इस डिबेट पे नहीं आना चाह रहा हूँ। एनके सिंह साहब एक पॉइंट, क्योंकि देखिए ये इस डिबेट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त क्या थी, चीजें सामने रखने का एक सही मौका था कि हाँ ये गलती है, इस पे हम समीक्षा करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इनका अपना एक स्ट्रैटेजी तैयार किया गया होगा कि आपको ऐसे जाके अपने आप पक्ष रखना है। अच्छा सर, लेकिन एनके सिंह सर, मैं इसी के साथ कहना चाहती हूँ, हम टीवी डिबेट में बैठते हैं, ये अभी चलन हो गया है कि जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास कुछ कहने को नहीं होता, जवाब नहीं होता, तो वो निकालते हैं गड़े मुर्दे और वो अटैक करते हैं अपने सामने वाले पर। दरअसल ये चलन बन गया। ये जो कंसेप्ट आया था ना टीवी डिस्कशन का, ये मुझे याद आता है कि हम लोगों ने उस जमाने में सारे एडिटर्स ने बैठ के डिसाइड किया था, लेकिन उसका पिच जो था वो काफी नीचे था और बड़ी सम्यक एनालिसिस होती थी। प्रवक्ताओं को ये पार्टीज ने ट्रेनिंग नहीं दिया और लंग पावर के और रफ्तार से बोलना, यही उनकी एक क्वालिटी हो गई। और ये हम लोग बहुत अफसोस करने लगे बाद में, जब हम लोगों ने ये किया था तो बहुत ही सोच समझ के था कि पॉलिटिकल पार्टी का डिबेट होगा, उसके दोनों प्रवक्ता होंगे और एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में इतना डीजेनरेट हुआ है कि प्रवक्ता सिर्फ लंग पावर, जल्दी जल्दी बोलना, इशू को कहीं ले जाके और अपने नेता को महान बताना और दूसरे वाले को बहुत घटिया बताना, ये एक चलन हो गया है। मुझे लगता है इससे बचे तो जनता भी आपको सुनेगी। सिंह साहब, खैर उनकी पार्टी का अपना एक लाइन हो, लेकिन मैं वापस इस नतीजे पे आता हूँ जहाँ से आप छोड़ के गए थे उस पॉइंट पे कि कांग्रेस को संगठित होना पड़ेगा। राहुल गांधी को जिम्मेदारी अगर उठानी है तो जाके बूथ पे जाके उनको मिलना पड़ेगा। मैं एक बात जरा समझना चाह रहा हूँ, इस चुनाव में जो स्ट्रैटेजी मीटिंग मनोज सर ने भी कहा कि एडिटोरियल में ये कॉन्सेप्ट आ गया कि शायद एमपी में तो बीजेपी नहीं आ पाएगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट करेगी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी आती है। मेरा पॉइंट उस पे है कि क्या राहुल गांधी फ्रंट फेस पे आके लीड करते हुए नहीं दिखे इन दो राज्यों में, राजस्थान में, एमपी में? अगर रैलियों का ही मुकाबला किया जाए तो नरेंद्र मोदी कंपैरेटिवली उनकी संख्या कितनी है वो आप जान रहे हैं, तो क्या कांग्रेस वहां पे भी अपने आप को डिफेंसिव मोड पे लेके चल रही थी कि अगर शिकस्त मिली तो राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार ना हो? नहीं, इसके लिए आप लोगों को एक एनालिसिस में खास चीज गौर करनी पड़ेगी कि कोई लीडर कितना दिखाई देता है, इससे ज्यादा जरूरी होता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है जो पार्टी के मैसेजेस को, लीडर के मैसेजेस को मासेस तक ले जाता है। मोदी को याद कीजिए, 2013 में मेरी बात हुई थी, पर्सनल बातचीत हुई थी, उस समय भी ये था कि लगभग ये तय हो चुका था। एक उन्होंने बात कही, ये जो डायरेक्ट डिलीवरी का है ना, मोदी जी उसके एक्सपर्ट हैं, जो उन्होंने गुजरात में किया था, बाद में नीतीश कुमार ने उसको बिहार में फॉलो किया। मोदी जी जब इमर्ज करते हैं तो संघ और बीजेपी का पूरा कैडर उनको उठाने का, ये सिर्फ मोदी जी का नहीं था, यही 4 राहुल गांधी अगर इमर्ज कर रहे हैं और लगातार पैदल चल रहे हैं, जिसकी बहुत अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ी और हम लोग को भी लगा कि एक लीडर इमर्ज करने लगा है और क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन जो पार्टी का इस कैडर स्ट्रक्चर था वो तैयार ही नहीं है। लिहाजा जिलों में जाके इन सारे नेता, असल में ये नेता थोड़ा सुविधा भोगी हैं, जैसे कमलनाथ बहुत ज्यादा ये कॉर्पोरेट कल्चर के हैं, लिहाजा ये लोग जो सेकेंडरी रंग के लीडर हैं, ये लोग कैडर डेवलप करने में बहुत ही कमजोर रहे। लिहाजा आज भी जो दिक्कत है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है इस चुनाव के नतीजों के बाद कि बीजेपी को अगला चुनाव भूल जाए, सिर्फ वो कैडर डेवलप करे हर जिले में जाके, और 760 जिले हैं इस समय भारत में, इनको अच्छा खासा टाइम लगेगा। जब तक ये कैडर नहीं डेवलप होगा, मुझे नहीं लगता, कुछ भी नहीं है। लालू यादव को देखिए आप, कैडर जबरदस्त है, कमिटेड है, वो चाहे जिस फॉर्म में हो, लेकिन वो कैडर है, बीजेपी का वो कैडर है। तो आप देखें नॉर्थ इंडिया में ये कैडर वर्क, हाँ अगर आप वेस्ट बंगाल में जाए तो ये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर वो बिहार चुनाव में ग्राउंड पर जाने का मौका मिला था, तो वो कैडर जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, मतलब जबरदस्त तरीके से वो अभी भी वहाँ पे लोगों को दिन रात लगता है और कर सकते हैं उसको, जहाँ चाहे एक इशारे और वो प्रतिबद्धता होती है, कैडर का कमिटमेंट होता है। वो मोदी जी ने बोला, शाम को वो घूम घूम के बताने लगा। तो ये जो कैडर का कमिटमेंट है, इसको जनरेट करने के लिए आइडियोलॉजी, क्लियर आइडियोलॉजी हो,
और आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तक और जाए। सीखने में कोई बुराई नहीं है सर, जब अपने दुश्मन से हम सीखते हैं तो ज्यादा मजबूत होकर नहीं सीखेंगे तो खत्म हो जाएंगे। और ये बात अगर कांग्रेस को समझ में आती है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं आती है तो ये भी कांग्रेस को सोचना खुद ही होगा कि उसे क्या करना है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर, पल पल की जानकारी पहुंचाएंगे आप तक। मेरे ख्याल से राजस्थान में अदर्स की भूमिका नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान में भी अगर हम सुबह से देखें तो जो लीड बीजेपी ने बनाई हुई है वो लीड या तो मेंटेन्ड है या उसमें सीटें धीरे धीरे करके इंक्रीज होती हैं। मतलब उसका जो फायदा है, लेकिन अदर्स का भी, अन्य पार्टियों का भी, वो बीजेपी को मिला है। अगर हम राजस्थान की भी बात करें, अगर वोट कटा भी है तो नहीं, ऐसा नहीं है। राजस्थान में मेरा ये मानना है कि राजस्थान में बस में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वसुंधरा के कैंडिडेट्स थे। वसुंधरा के कैंडिडेट्स थे मतलब कि जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, और राजस्थान में ये कहना था कि उनको भी वसुंधरा का इनडायरेक्ट सपोर्ट है। तो वहाँ जो, क्योंकि वहाँ कोई, तो वो जो ये जो अदर्स हैं, तो अदर्स में वहाँ जो बीजेपी के जो रिबल कैंडिडेट हैं वो भी हो सकते हैं, और इसी तरीके से कांग्रेस के भी हो सकते हैं। और जो रीजनल पार्टीज़ वहाँ छोटी मोटी हैं, कोई मेन फाइट वहाँ बेसिकली बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। तो और ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे जोश से लबरेज हो चुके हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये तस्वीरें आ चुकी हैं और अभी से ही जश्न एक तरह से मनाना शुरू कर दिया है। देखिए ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। और हम आपको इससे पहले राजस्थान की तस्वीर जब दिखा रहे थे, हमारी सहयोगी भी दिखा रही थी, तो वहां तो रिवाज रहा है क्योंकि ऑल्टरनेटिव पैटर्न रहा है, लेकिन वहां पर इस बार लड्डू पहले नहीं बने थे, क्योंकि पिछली बार राजस्थान में जो हुआ था तो बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि इस बार थोड़ा रुझान आने दीजिए, लड्डू बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीर आप देखिए ये वाली, कैसे यहाँ पर नाच गाना, ढोल नगाड़े, जोश एकदम हाई है। और जब से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की खबर सूत्रों के हवाले से आई है कि तमाम कार्यकर्ताओं से वो मिलने वाले हैं बीजेपी दफ्तर में, और वो और ऑनलाइन भी जुड़ेंगे, जो बाकी राज्य हैं उनके कार्यकर्ताओं से उन्हें संबोधित करेंगे। एक और अपडेट इसी बीच आपको बता रहे हैं। अपडेट ये है, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 133, कांग्रेस को 52 सीटें। और ये फिलहाल जानकारी आप देखिए, रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई इस वक्त छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में आप नेक टू नेक मानकर चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर भी क्या स्थिति है वो साफ हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में शुरू सुबह से जो बढ़त बना रखी है बीजेपी ने, सीटें उसकी बढ़ी हैं, घटी नहीं है। और मध्य प्रदेश प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, बस 5 बूंदे रोज पियो, स्वस्थ निरोगी 100 साल जियो। और स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। मध्य प्रदेश में बीजेपी की शानदार वापसी, 162 सीटों के साथ 5वीं बार सरकार बनाने की ओर। 66 सीटों पर सिमटी कांग्रेस, 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त। राजस्थान में किला कमल 114 सीटों के साथ बीजेपी का शानदार कमबैक, कांग्रेस के हाथ आई केवल 70 सीट। छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ बीजेपी का वनवास, 52 सीटों के साथ बीजेपी को बहुमत। सीएम भूपेश बघेल के कई मंत्री चल रहे हैं पीछे। तेलंगाना में कांग्रेस ने किया कमाल, सूबे में पहली बार बन सकती है कांग्रेस की सरकार। रुझानों में पार्टी को 64 सीट, सीएम केसीआर भी चल रहे हैं पीछे। सत्ता के सेमीफाइनल में 3 राज्यों में बीजेपी की बल्ले बल्ले, कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जीत का जश्न। Co-presented by पैसा बाजार, क्रेडिट स्कोर चेक, आदत अच्छी है। Co-powered by आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम, अब करो ड्राई स्किन को पल में छू मंतर। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। और ArcelorMittal निप्पॉन इंडिया, बनाऊंगा मैं, बनेगा भारत। तो देखिए, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन, और एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी बड़ी जीत की ओर इस वक्त। जी हां, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 163 सीटों पर आगे चल रही है, राजस्थान में 114 सीटों पर आगे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।
तेलंगाना के रुझानों में बीआरएस को झटका लगा है। कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में तेलंगाना के वजूद में आने के बाद पहली बार बनती नजर आ रही है। और देखिए 2014 में तेलंगाना बनने के बाद जो तेलंगाना के प्रभाव में आने के बाद से ये दो बार केसीआर मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी 66 सीटों के साथ आगे चल रही है और सरकार बनाती हुई वहां पर दिखाई भी देगी। लेकिन बड़ी बात यह है अनुराग की तेलंगाना वो राज्य जहां पर रेवंत रेड्डी जो है वो मुख्य भूमिका निभा रहे थे और उधर डीके शिव कुमार की भी स्ट्रैटेजी, कर्नाटक का फॉर्मूला काम आया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में बड़ा झटका। जी हाँ ज्योति, 8 ऐसे राज्य हैं उत्तर भारत के या कहिए पूरे देश के, अगर पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़ दें जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है, और उन 8 राज्यों में से अब 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना चुकी है। सिर्फ 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में ही कांग्रेस है। ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा आमने सामने का मुकाबला होता है। इसका जो व्यापक असर होगा वो 2024 में होगा। इसका बड़ा असर इंडिया गठबंधन में बार्गेनिंग को लेकर होगा। कांग्रेस पार्टी जब ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में उम्मीद करेगी सीट शेयरिंग को लेकर, तो कांग्रेस का पल्ला कमजोर हो चुका होगा। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ होगी, वही स्थिति नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ बिहार में होगी और बाकी राज्यों में भी होगी। और देखिए 2 बड़े चेहरे जो राजस्थान में जीते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया जिनको उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया गया था जिसकी उम्मीद खुद वसुंधरा राजे सिंधिया कर रही थी। हालांकि ये एक बड़ी बात है अनुराग की ये 3 वो राज्य हिंदी पट्टी के जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और यहां पर कह दिया गया था भले ही रमन सिंह हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो ये लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने था। जबकि इसके इतर कांग्रेस पार्टी में ये राज्यों के जो नेता है उन पर छोड़ दिया गया था। भूपेश बघेल हो, कमलनाथ हो, उन पर छोड़ दिया गया था कि आप करिए। कोई स्ट्रैटेजी दिखाने वाला नहीं था, जबकि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का आपको रास्ता दिखा रहा था। यकीनन बेहद अहम बात आप ज्योति कह रही हैं और इसको आप ऐसे भी समझ सकती हैं कि राजस्थान की अगर बात करें तो अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं सिटिंग, जिनको पता है कि अगली बार अगर जीतती है कांग्रेस तो वही सीएम बनेंगे, वो 60 रैलियां करते हैं। वसुंधरा राजे जिनके नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जिनको खुद नहीं पता कि अगर बीजेपी जीतेगी तो सीएम वही बनेंगी, वो भी 60 रैलियां करती हैं राजस्थान में। तो एक बड़ा मैसेज अनुशासन को लेकर, कैडर को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर बीजेपी ने दिया। इस वक्त रंजना हमारे साथ जुड़ गई है, रंजना के पास चलते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि राजस्थान में बीजेपी बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। बीजेपी नेता दिया कुमारी ने कहा है कि राजस्थान बीजेपी की सुनामी चली है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं की तरफ, एक बड़ी जीत की तरफ भाजपा बढ़ रही है और एक बड़ी जीत की तरफ आप बढ़ रही है। बिल्कुल बहुत खुशी की बात है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बना रही है। इसकी जो गारंटी थी, क्या गारंटी का जादू चल पाया? बिल्कुल भी नहीं, फेल हो चुका गहलोत। आपको मुख्यमंत्री के चेहरे पर देखा जा रहा है सबसे ज्यादा आपके तमाम समर्थक काफी उत्साहित हैं। ऐसा देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन होगा, टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। अभी रिजल्ट आने दीजिए पूरी तरह से। आपकी सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो मैं धन्यवाद देती हूँ विद्याधर नगर की जनता का। और राजसमंद जो मेरा संसदीय क्षेत्र है वहाँ भी बहुत अच्छी, हम लोग लगभग सारी सीटें जीत रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। मोदी जी की पूरी तरह से सुनामी चली है। देखिए मोदी जी की सुनामी चली है, काफी उत्साहित नजर आ रही है। दिया कुमारी तमाम समर्थकों के बीच में पहुंची है और इस समय सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। तो दिया कुमारी जिनको मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवार के तौर पर भी लगातार उनके जो समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, वो प्रोजेक्ट करते रहे। एक बार फिर ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त भोपाल में मौजूद है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में किस तरीके का सूरत हाल है। हमारे सहयोगी राज किरण इस वक्त हैदराबाद में है जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, और रंजना सिंह राठौर को आप जयपुर में देख रहे हैं। किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उनसे तमाम कार्यकर्ताओं से रंजना बात कर रही हैं। रंजना, कार्यकर्ताओं से अगर आप बात कर सकती हैं तो जरा एक बार बात भी कीजिएगा, और क्या आधार बीजेपी को लगता है अपनी इस जीत का, ये भी उनसे समझिए। रंजना। बिल्कुल अनुराग, जोश तो आप तस्वीरों में ही देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर लोग इतने उत्साहित है, इतने देखिए कोई कटआउट के साथ है, कोई पोस्टर बैनर के साथ है, और ये देखिए कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है, कोई गा रहा है। लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए, क्या लगता है बीजेपी जिस बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है, क्या कारण है उसका?
भाई बीजेपी मोदी जी कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं केंद्र में, रास्ते में, पूर्व केंद्र में जो मोदी ने केंद्र में रास्ते में किया है। देश के लिए मोदी जी की सरकार आगे बढ़ रही है, देश के धर्म के लिए। ठीक है, कई महिलाएं भी है, जरा उनसे भी बात करेंगे। महिलाएं जो है उनसे जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बार महिलाओं ने जो था वोट ज्यादा किया था, महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया है इस बार। क्या लगता है क्या बड़ा कारण है महिलाओं का इतनी बड़ी तादाद में वोट? क्योंकि महिलाओं का रैप किया गया, बहुत संख्या में रैप हुआ है और रैप करके भट्टी में डाल दिया, हाईवे के ब्रिज में डाल दिया। महिला के बदवा कहीं तो लगेगी ना, इसलिए क्या बदलाव देखने को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा? सबसे पहले हमें नारियों का सम्मान चाहिए, स्त्रियों का सम्मान चाहिए, इसीलिए हम भाजपा को लेकर आए। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखते हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा तो देखो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वही डिसाइड। एक पसंद, कोई एक पसंद? बालकनाथ, बाबा बालकनाथ। बालकनाथ आपकी पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर बताएंगे? आप बताइए। महिलाओं पे तो अत्याचार हुए ना, महिलाओं ने कमर कस ली थी। इस बार कांग्रेस मुक्त राजस्थान बनाना है। पेपर लीक में युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ खेला गया है, युवाओं ने मानस बना लिया, कांग्रेस को उठाकर पहना है। महिलाओं में जो भाजपा जीती है तो मुख्यमंत्री कौन? आला कमान जो तय करेगा, हमारा जो आला कमान तय करेगा। रंजना जरा बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में इस जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी बड़ी भूमिका उन्हें नजर आती है। मोदी फैक्टर ने कितना काम किया राजस्थान में? बिल्कुल, भूमिका तो डेफिनेटली अनुराग यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर लोग जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के, इधर आइए थोड़ा सा आगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि लोग कटआउट्स के साथ, और ये देखिए मास्क पहन के घूम रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आप ये बताइए, आप ये मास्क लगा के घूम रहे प्रधानमंत्री का, बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी राज्य में आगे बढ़ रही है, क्या इस चेहरे को बड़ा फैक्टर? मैम, इसी चेहरे में सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी सिर्फ नरेंद्र मोदी, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी का काम, उनका निर्देशन और इन तीन राज्यों की प्रचंड जीत ने साबित कर दिया है कि अगला जो 24 का चुनाव है लोकसभा का, बीजेपी 400 सीटें क्रॉस करेगी। मोदी जी, ओनली मोदी जी। अनुराग देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है मोदी जी को ही मान रहे हैं जीत का इकलौता जिम्मेदार की नरेंद्र मोदी का चेहरा, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर राज्य में। और देखिए रंजना, ऐसे ही ढोल नगाड़े भोपाल में बीजेपी दफ्तर में भी बज रहे हैं। मैं सीधे विकास चंद्रा हमारे सहयोगी का रुख करती हूँ। विकास, देखिए बीजेपी की जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा फैक्टर है, वही राजस्थान में, वही छत्तीसगढ़ में, और वही चीज मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। कैसा माहौल है इस वक्त, तस्वीरें जरा दिखाएं। और अब देखिए जीत की तरफ तो है बीजेपी, जीत तो चुकी ही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, ये भी बड़ा सवाल है। शिवराज हालांकि रेस में सबसे आगे। देखिए, यहाँ तो बीजेपी दफ्तर भोपाल में मौजूद हूँ और यहाँ काफी शोर है क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता उनका सभी जश्न मना रहे हैं। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हालांकि धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। जो यहाँ के चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री थे, वो यहाँ आए थे। बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, वो सुबह से थे। अगर यहाँ के परिणामों की बात की जाए और जिसको लेकर के सबसे ज्यादा इस समय चर्चा हो रही है, वो इस बात पर चर्चा हो रही है कि मोदी का मैजिक चला है और मोदी की गारंटी, जो खुद प्रधानमंत्री, मुझे याद है किसी भोपाल में रैली हुई थी, मैं उस रैली को कवर करने आया था, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह मोदी की गारंटी है। और फिर जब बीजेपी का जो संकल्प पत्र जारी हुआ, जिसे घोषणा पत्र कहा जाता है, उस संकल्प पत्र का नाम दिया कि यह मोदी की गारंटी है। वो मोदी की गारंटी ने बहुत ज्यादा असर डाला है। और दूसरी बात कि लोगों को ने मोदी पर भरोसा जताया। यही वजह है कि यहाँ कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता हो, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हो या शिवराज सिंह चौहान यहाँ के निवर्तमान मुख्यमंत्री हो या प्रभारी लोग, जरा कार्यकर्ताओं से बात करिए, कार्यकर्ताओं से बात करिए जिस मोदी मैजिक का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं टीवी चैनल्स पर, हम लगातार बैठ के चर्चा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से पूछिए कि मोदी की जो रैलियां वहां पर हुई, जो आक्रामक प्रचार हुआ, उसका कितना बड़ा असर हुआ, और जो मोदी गारंटी दी गई, जो योजनाएं वहां पर रखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर, और उसका कितना असर हुआ ग्राउंड पर। कार्यकर्ताओं से बात करिए। साथ ही साथ विकास, जब तक कार्यकर्ता आप तक पहुंचते हैं, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, जब तक आप कार्यकर्ताओं के पास तक पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश में अमित शाह की रणनीति, विकास चंद्रा, मध्य प्रदेश में अमित शाह की रणनीति कितनी कारगर आपको नजर आई?
आवाज फिर से एक बार, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है, सुनाई नहीं दे रहा। अमित शाह की रणनीति मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस तरीके की आपको लगी विकास चंद्रा, कितनी कारगर? उनकी सक्रियता लगातार नजर आई। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो भी सवाल किया, जी जितना मैं समझ पा रहा हूं किशोर में, कि जो बीजेपी ने अपनी यहाँ रणनीति बनाई थी, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सहारा लिया था, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा था, नेताओं की फौज उतार दी थी, अपना बूथ सबसे मजबूत अभियान चलाया यहाँ पर, और लगातार बीजेपी काम कर रही थी। और यहाँ के सबसे बड़ी, जिसे सोशल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, लेकिन वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो बीजेपी ने अपनाया वो सबसे सटीक था। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति को बिल्कुल बदल दी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस 15 महीने बनाम 18 साल का नारा दे रही थी, और कई सारे लोक लुभावने वायदे भी कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे थे। उस बीच से बीजेपी को अपना रास्ता बनाना था, और आप देखें कि 18 साल जिसकी सत्ता रही हो और वो भी धमाकेदार ढंग से वापस आए, ये वाकई राजनीतिक तौर पर आश्चर्य में डालता है। यहाँ तमाम नौजवान युवा मोर्चा के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सुबह से यहाँ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। इन लोगों से ही पूछते हैं, मोदी मैजिक काम आया इस बार? अरे भाई देखो, हम है युवा नेता। युवा नेता का क्या होता है, हमारे जो कमेटी है 2 डायरेक्शन में जाती है। पहली डायरेक्शन अपना होता है एजुकेशन, दूसरा डायरेक्शन होता है अपना क्रिमिनल। हमारी जो ये पार्टी है इसने इस क्रिमिनल डायरेक्शन से पूरा एकदम एजुकेशन डायरेक्शन पे एकदम। मोदी जी का जादू कितना रहा इस चुनाव? भाई जैसे तैसे कांग्रेस से बच निकल के हमारे मोदी ने जो काम किया है उसी पे हम लोग को वोट मिला गया है। मोदी मैजिक कितना काम किया, मोदी जी का करिश्मा, मोदी जी का मैजिक। अरे सर ठीक है, नए नए नेता हैं, अभी उभरते नेता हैं, युवा नेता हैं, विकास। लेकिन मैं कहूंगा कि आगे समझा जा सकता है, कोई बात नहीं। आप पहुंचिए, आप आगे तक पहुंचिए, जब तक जरा मधुरेंद्र का भी रुख करते हैं। देखिए उससे पहले अंकुश महाजन का रुख करते हैं, क्योंकि बीजेपी दफ्तर में उस वक्त काफी हलचल है दिल्ली में। अंकुश जरा तस्वीरें दिखाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 बजे आने वाले हैं वहां पर, और उससे पहले किस तरह की हलचल, लड्डू बट रहे होंगे, जोश बहुत हाई होगा बीजेपी कार्यकर्ताओं का। बिल्कुल, इस समय जोश पूरी तरीके से हाई है। तमाम तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भाजपा मुख्यालय के बाहर अचानक से एकदम से कार्यकर्ता पहुंचे, और यहाँ पर जोरदार यहाँ पर जो जश्न है वो चल रहा है। कोई लड्डू लेकर पहुंचा है, कोई केक लेकर पहुंचा है, और जोरदार यहाँ पर जो है वो जो है यहाँ पर अब जश्न मनाए जा रहे हैं। बात करें 3 राज्यों की, जिस तरीके से 3 राज्यों की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया है, मुझे लगता है कि ये पूरा एक निर्देश। जी इसका 5 किलो वजन है पूरा। जी अभी मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जनता ने पूरा संदेश दे दिया है कि 2024 में मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और ये बहुत प्रचंड जीत होने वाली है। मोदी जी को जय श्री राम के जो जय घोष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और आप तमाम देखिए तस्वीरें, यहाँ पर शंख बजाए जा रहे हैं, और किस तरीके से आज जश्न मनाया जा रहा है। ये विशेष तरह का जो जश्न आज यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि एक बड़ी जीत की और जो भाजपा जिस तरीके से आगे बढ़ी है, और 3 राज्यों में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तरफ से बीजेपी बढ़ी है, तो उसके बाद हर कार्यकर्ता में जोश देखने लायक है। और जिस तरीके से जोश यहाँ दिख रहा है उससे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज बहुत बड़ी जीत मिली है, आगे लोकसभा ये चुनाव भी है, और उनके लिए क्या मान सकते हैं सेमीफाइनल? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैजिक है, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो जनता का प्यार, जो आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, और जो विश्व के अंदर सबसे बड़े आज नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी लोग पूरा दुनिया मानती है, वही एक सामने दिखाई दिया है। जो काम जनता के लिए किया है, चाहे माताओं को, बहनों को, चाहे युवाओं के लिए, चाहे पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित, उन सबके लिए जो काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में, उसका ही परिणाम है। जनता तक जो लाभ पहुंचा है, जो लाभार्थियों तक काम पहुंचा है, उसी का परिणाम है कि ऐतिहासिक जीत जो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रही है। और ये तो सेमीफाइनल आप देखिएगा 24 के अंदर ऐतिहासिक जीत माननीय प्रधानमंत्री जी में नेतृत्व में बात। जश्न शुरू हुआ, कैसे पूरा दिन का जश्न? देखिए बिल्कुल, आप देखिए इस प्रकार से, चाहे ढोल नगाड़ों के साथ जश्न है, और चाहे आतिशबाजी, हर तरीके से आज होली दिवाली एक साथ मनाई जा रही है, क्योंकि एक जो जुनून है, जो काम हुआ है, वही सबसे बड़ा परिणाम है। जो जनता के बीच में काम किया है, उसी का परिणाम आज दिखाई दे रहा है। जी कार्यकर्ता के चेहरों पर काफी खुशी नजर आई है, जो हालांकि थोड़ा से छत्तीसगढ़ को लेकर थोड़े से आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अब पूरी तरीके से देखिए कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, जो लगातार संघर्ष किया है सड़कों पे, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर हो, चाहे राजस्थान के अंदर हो, जो वहां के लोगों की आवाज बुलंद की है, वहां पर लोगों की आवाज, जो वहां पे जिस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा था, चाहे युवाओं को रोजगार हानि, तो उनको लेकर जो आवाज उठाई, उसी का परिणाम चाहे राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को वहां पर धूल चटाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने, और जनता का मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा। जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के युवा और जुझारू नेता हैं रोहित चहल, जो बता रहे हैं कि इस जीत का मतलब क्या है। लेकिन विकास, एक बार भोपाल का रुख करेंगे।
देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग की तरफ से भी जो रुझान है, नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। बीजेपी 53 सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव आयोग की तरफ से जो ऑफिशियल फिगर है वो ये बताई जा रही है। 34 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है, थोड़ी देरी से अपडेट होता है। एक सीट पर बीएसपी उम्मीदवार भी आगे है। मधुरेंद्र का रुख करते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका छत्तीसगढ़ में लगा है। मधुरेंद्र, कांग्रेस पार्टी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि छत्तीसगढ़ उनके हाथ से निकल जाएगा। अभी किस तरह का माहौल कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में